नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है बच्चों के द्वारा अपमानित कर घर से निकाले जाने पर एक माँ ने कैसे सिखाया अपने बच्चों को जिंदगी का सबक। अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी। साथ में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर भी सुन सकते हैं। बहू ने घर छोड़कर मायके जाने की धमकी दे दी। फिर क्या था, बेटे पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। वो उसे मनाने में लग गया। बेटा, मुझे मेरी हैसियत पता चल गई थी। मैं अलग सुबह उठी और अपने बच्चों का दामन छोड़कर सदा सदा के लिए चली आई। इस पापी पेट ने सभी के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर दिया। अब तुम ही बताओ बेटा, क्या मेरा ये अपराध था कि मैंने उन्हें पैदा किया, उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, रहने के लिए अच्छा सा घर दिया और अच्छी शिक्षा दिलवाई। मैं बोला, नहीं माँ, आपने कोई अपराध नहीं किया। अपराधी तो तुम्हारे बेटे बहुए हैं, जिसका दंड उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। आप चिंता न करें, वो लोग ऐसा दंड भुगतेंगे कि दुनिया याद रखेगी। उन्हें भी दर बदर का भिखारी नहीं बना दिया तो कहना। छोटा बोला, भैया मुझे उनका पता दे दो, मैं उनकी वो हालत बनाऊंगा कि माँ जी भी नहीं पहचान पाएंगी। मैं बोला, अरिजीत तुम बस देखते रहो कि मैं क्या करता हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ जी की बात सुनकर सचमुच ही मेरा मन विचलित हो उठा था। यद्यपि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं उनके अतीत में झांकूं, मगर उनकी खुशी के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। मेरा जुड़ाव भी उनसे कुछ ऐसा था कि मुझे उनमें अपने माँ की शक्ल नज़र आती थी। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी माँ ही दुखी हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार माँ बाप के रहते माँ बाप की रिहाइश पर संतान का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। उनकी संतान तब तक ही उस घर में रह सकती है जब तक कि माँ बाप की इच्छा होगी। यदि वो नहीं चाहें कि उनकी संतान उस घर में रहे तो संतान को घर छोड़ना होगा। अगले दिन ऑफिस जाकर मैंने पूरी तैयारी कर ली। इस केस को कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, अतः क्रियान्वयन हेतु सीधे जिलाधीश को ही आवेदन करना ही पर्याप्त था। शाम को घर पहुंचकर मैंने कागज़ों पर माँ जी के हस्ताक्षर ले लिए और अगले दिन कागजात जिला महोदय के ऑफिस में पहुंचा दिए। घर के द्वार पर पुलिस दल को देखकर नीरज के होश गुम हो गए। वो बौखलाया हुआ बाहर आया और बोला, क्या बात है? पुलिस वालों ने उल्टा सवाल किया, आप कौन हैं और ये मकान किसका है? नीरज बोला, साहब मकान हमारा है और किसका होगा? पुलिस ने सवाल किया, ऊपर नीचे आप ही रहते हैं? नीरज बोला, ऊपर का हिस्सा हमारे बड़े भाई का है, वो पास के ही शहर में नौकरी करते हैं, सो वहीं किराए पर रहते हैं। अपने हिस्से में उन्होंने ताला डाल रखा है। पुलिस ने आदेश दिया, उन्हें तुरंत बुलाइए और आप मकान के कागजात लेकर आइए। नीरज बोला, साहब बात क्या है, आप मकान के कागज़ क्यों मांग रहे हैं? अगर आपको कोई शक है तो पड़ोसियों से तहकीकात कर सकते हैं। इंस्पेक्टर बोला, हमने पड़ोसियों से भी और तहसील से भी अच्छी तरह से तहकीकात कर लिया है। ये मकान किसी जानकी देवी का है और आप लोगों ने इसे ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में ले रखा है। आप सभी लोग अभी और इसी वक्त घर खाली कर दीजिए, नहीं तो पुलिस ये काम खुद कर देगी। साहब जानकी देवी हमारी माँ का नाम है। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, तो बुलाओ उन्हें। नीरज सक पका गया और बोला, साहब वो हैं नहीं। कहाँ गई हैं? पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा। साहब पता नहीं कहाँ चली गई, उनका दिमाग ठीक नहीं था साहब, सो बिना बताए न जाने कहाँ चली गई। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमने पता कर लिया है कि किसका दिमाग ठीक था और किसका नहीं, और कौन पागल था, आप, आपकी पत्नियां या जानकी देवी। अपने भाई को बुलाइए और तब तक आप अपना सामान निकाल कर बाहर रख दीजिए। थोड़ी ही देर में बड़ा भाई भी आ पहुंचा। उसने भी वही बातें दोहरा दी जो नीरज ने कही थी, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस ने सारा सामान निकाल कर बाहर पार्क में फेंक दिया। दूर गाड़ी में बैठी जानकी देवी और अभिजीत तमाशा देख रहे थे। अभिजीत ने पूछा, ठीक रहा न माँ? जानकी देवी बोली, बेटा जन्म देने के नाते मुझे दुख तो आज हो ही रहा है, लेकिन इन्हें सबक मिलना भी बहुत ज़रूरी था।
अभिजीत बोला, माँ अभी तो बेघर हुए हैं, कल उनके पास वो नौकरी भी नहीं रहेगी जो तुम्हारी दी हुई शिक्षा की बदौलत पाई थी। दोनों भाइयों ने बच्चों के साथ रात पार्क में बिताई। अगले दिन जब वो लोग अपने ऑफिस पहुँचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उन दोनों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्हें उनका टर्मिनेशन लेटर थमा दिया गया था। नीरज ने जब कारण पूछा तो बताया गया कि आप माँ के नाम पर कंपनी के साथ धोखा करते रहे हैं। उनके इलाज के नाम पर झूठे बिल लगाकर आप लोग हज़ारों रुपए ऐंठ चुके हैं, जबकि आपकी माँ तो है ही नहीं। कुछ ऐसा ही आरोप बड़े भाई धीरज की कंपनी वालों ने भी लगाया था। टूटे हारे दोनों भाई उसी पार्क में मिलते हैं। नीरज बोला, भाई अब क्या होगा, रहने के लिए तो किराए का मकान मिल जाएगा, मगर अब नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो हम लोगों का खर्च कैसे चलेगा, हम लोग कमरे का भाड़ा कैसे देंगे। आखिर दोनों ने तय किया कि अपनी बात कहने के लिए जिला न्यायाधीश से मिल लेना चाहिए। अगले दिन दोनों भाई जिलाधीश के कार्यालय पहुंच गए, मिलने की परमिशन मांगी। भाग्यवश मिलने का जुगाड़ हो गया। दोनों भाई रुआंसे से डीएम के पास पहुंच गए और बोले, साहब हमें घर से बेघर कर दिया गया, हमारी नौकरी भी छूट गई है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको लेकर कहाँ जाएंगे। जिलाधीश महोदय बोले, इसमें सोचने की क्या बात है, आप भी वहीं जाइए जहाँ माँ ने 8 साल गुजारे और वही करिए जो माँ ने किया। डीएम साहब ने बड़े ही तल्ख लहजे में कहा, बच्चों को लेकर सड़क पर जाइए और भीख मांगिए, इससे कम सज़ा आप लोगों के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जो कुछ भी कर सकती हैं वो मकान की असली हकदार जानकी देवी ही कर सकती हैं। पुलिस ने तो आपको बता ही दिया होगा कि संतान माँ बाप की इच्छा तक ही घर में रुक सकती है, उनके जिंदा रहने तक उस पर अपना कोई भी हक नहीं होगा। साहब हमें माँ का पता ठिकाना नहीं मालूम, आप कृपा करके उनका पता बता दीजिए, हम अपने क्रिया का प्रायश्चित करना चाहते हैं। डीएम साहब बोले, इसके लिए इस ऑफिस से आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के कागज़ों में उनका वही पता लिखा है जहाँ से आप लोगों ने उन्हें निकाल कर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आप हाई कोर्ट के अधिवक्ता अभिजीत से मिलिए, शायद वो उनका पता ठिकाना ज़रूर जानते होंगे। ये केस उन्हीं के माध्यम से ही मेरे संज्ञान में लाया गया था। दोनों भाई अभिजीत के ऑफिस जा पहुँचे, मगर वो ऑफिस में नहीं थे। उनके सहयोगी ने बताया कि वो आने वाले ही होंगे। दोनों भाई अभिजीत के ऑफिस जा पहुँचे, मगर वो ऑफिस में नहीं थे। उनके सहयोगी ने बताया कि वो आने वाले ही होंगे। अगर आपको कोई आवश्यक कार्य है तो आप लोग आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। दोनों भाइयों को अभिजीत के ऑफिस में बैठे बैठे करीब 1.5 घंटा हो गया, मगर अब तक उनका कहीं अता पता नहीं था। उन्होंने उनके जूनियर से कहा, सर वकील साहब से पूछिए कब तक पहुँचेंगे। जूनियर बोला, ओ माय गॉड, मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि आज वो नहीं आएंगे, क्योंकि आज उनकी माँ का जन्मदिन है। मुझे भी थोड़ी देर में उनके घर के लिए निकलना होगा। नीरज बोला, साहब आप उनका पता बता दीजिए, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। बड़ा भाई बोला, साहब उनसे हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है। जूनियर ने अभिजीत जी का पता दे दिया और किसी काम से ऑफिस के बाहर चला गया। अभिजीत जैसे ही ऑफिस को निकल रहा था कि पत्नी ने रोक लिया और बोली, मैं रात को बताना भूल गई थी, आपको पता है कि कल माँ जी का जन्मदिन है। अभिजीत बोला, तुम्हें कैसे मालूम? पत्नी बोली, कल क्या हुआ कि मैंने माँ जी से पूछ लिया, माँ जी इस पोटली में कोई खास चीज़ हो तो बताओ, उसे निकाल कर ठीक से रख देती हूँ। वो बोली, देख ले बेटा, कोई कागज़ पत्र हो तो निकाल ले और इस पोटली को कूड़े में डाल दे। सो मैं देखने लगी और कुछ तो नहीं था, बस आधार कार्ड था। सो मैंने निकाल लिया। इतने में मेरी नज़र उनकी जन्मतिथि पर पड़ी तो पता चला कि उनका जन्मदिन तो कल ही है। अभिजीत खुश होता हुआ बोला, ये तो बहुत ही शुभ सूचना है, हम माँ जी का जन्मदिन शानदार तरीके से मनाएंगे। मैं सारी व्यवस्था आज ही कर दूंगा, किसी भी हालत में माँ जी को आभास नहीं होना चाहिए। अगले दिन अभिजीत की पत्नी ने एक शानदार साड़ी लाकर माँ जी को दी और बोली, माँ जी आज शाम को इनके और अमरजीत के ऑफिस से और अड़ोस पड़ोस के लोग आपसे मिलने आने वाले हैं, सो आप ये साड़ी पहन लेना। अगर ये ठीक नहीं लग रही है तो आप आकर देख लो, जो अच्छी लगे ले लो। माँ जी बोली, बेटा मेरा क्या पहनना क्या ना पहनना सब बराबर है, तू जो लाई है वो सबसे अच्छी होगी। मगर बेटी तू एक बात बता कि तू मुझ बुढ़िया को सजने संवारने में क्यों लगी रहती है? तेरी चले तो मुझे जवान बनाकर ही छोड़े। दोनों हंसने लगी।
फिर माँ जी बोली, आखिर मैं तेरी सास हूँ, तू चिंता मत कर। अरे बहू, एक बात तो बता, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए खाना भी तो बनाना पड़ेगा। चल, मैं भी तेरी मदद करूँगी, तुम दोनों अकेली परेशान हो जाओगी। माधुरी मुस्कुराई और बोली, माँ आप बाहर निकल कर तो देखो, हलवाई आ चुका है, आप चिंता न करो। शाम होते होते लोग इकट्ठे होने लगे। माँ जी को एक खास सोफे पर बैठाया गया था। गीत संगीत बज रहा था। बहुएं और बेटे पूरी तरह व्यस्त थे, मगर माँ से आते जाते कुछ बताते और पूछते जाते थे। जानकी जी आज बहुत खुश थे। पार्टी अपने पूरे जोरों पर थी कि माधुरी और माधवी ने एक बहुत बड़ा केक माँ जी के सामने पड़ी टेबल पर रख दिया। इसे देखते ही जानकी जी चौंक गईं और बहुओं को ऐसे देखने लगी मानो पूछ रही हो, बेटा ये सब क्या है। तभी सारे लोग टेबल के करीब आ गए और सब के सब एक स्वर में गाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू माँ जी। जानकी ने आश्चर्य होकर माधुरी से पूछा, बेटा आज मेरा जन्मदिन है और मुझे पता नहीं। माधुरी बोली, माँ आप भूल सकती हैं, मगर हम थोड़े ही भूल सकते हैं। नीरज और धीरज बाहर खड़े सोच रहे थे कि घर में इतने मेहमान आए हैं, गीत संगीत में सारे लोग मशगूल होंगे, ऐसे में क्या हम लोगों को बिना बुलाए मेहमान की तरह जाना चाहिए। बड़ा भाई बोला, नीरज हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अभी वो खड़े सोच ही रहे थे कि 3-4 लोग आए और बोले, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, चलो अंदर चलो। दोनों भाई अंदर आ गए, मगर सामने जो देखा तो उनके होश खाफ्ता हो गए। बिल्कुल सामने ही उनकी माँ रानी माँ की तरह सजी धजी खड़ी थी और कुछ महिलाएं उनको केक काटने में सहायता कर रही थी। अचानक अभिजीत की नज़र उन पर पड़ी। वो दौड़कर उनकी तरफ आए और पूछे, आपका परिचय। नीरज ने रुआंसे अंदाज में कहा, वकील साहब हम जानकी जी के बेटे हैं। वो जानता था, मगर ऐसा प्रकट किया कि वो उन्हें नहीं जानता और उन्हें बाहर की तरफ ले गया। नीरज बोला, साहब हम लोग तबाह और बर्बाद हो गए हैं, न रहने का ठिकाना ही बचा है और न नौकरी। बीवी बच्चों को पार्क में छोड़कर आए हैं, आप हमारी मदद करो साहब। अभिजीत जानबूझकर खींचते हुए बोला, ये मेरा ऑफिस नहीं है, ये मेरा घर है, मैं घर पर ऑफिस के काम नहीं किया करता। वे दोनों अभिजीत के पैरों पर गिर पड़े और बोले, साहब हमें मालूम है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर क्या करते, बच्चों को इस तरह भूखा प्यासा नहीं देख सकते। अभिजीत ने गुस्से में कहा, अपनी परम प्रिय पत्नियों से कहिए कि वो बहुत धमकियाँ देती थीं। अब वक्त आ गया है कि वो बच्चों को लेकर मायके चली जाएं और दुम हिलाते हुए तुम भी उनके पीछे चले जाओ। इससे बढ़िया समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है। और किस बच्चों की भूख के लिए इतने गिड़गिड़ा रहे हो। आज उन बच्चों का पेट भरोगे और कल को तुमको और तुम्हारी बीवियों को वही बच्चे धक्के मारकर बुढ़ापे में भीख मांगने के लिए मजबूर कर देंगे। जो तुमने अपने माँ के साथ किया है वही न तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ करेंगे। दोनों गिड़गिड़ाते हुए बोले, साहब हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अपने माँ का अपमान किया। हम माँ के पाँव पकड़कर माफ़ी मांग लेंगे, आप हमें माँ से मिला दीजिए। अभिजीत बोले, तुमने गलती नहीं गुनाह किया है और गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं होती है। और मत भूलो कि अब वह तुम्हारी नहीं मेरी माँ है और तुम जैसे बेटों के लिए यही सजा है कि तुम जिंदगी भर अपने माँ के दीदार को तरसते रहो। अब आप लोग इज्जत से यहाँ से चले जाइए। अगर यहाँ लोगों को पता चल गया तो बात मेरे हाथों से भी निकल जाएगी और तुम्हारा क्या हश्र होगा भगवान भी नहीं जानता। और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ के जन्मदिन पर कुछ भी अशुभ हो। उम्र भर वो तुम दोनों का ही जन्मदिन मनाती रही, आज उनका जन्मदिन उनका बेटा मना रहा है, तो कृपा करके उनके सामने मत पड़िएगा। विवश और मजबूर होकर वो दोनों पास के पार्क में बैठ गए और अपने दुष्कर्मों की गणना में लग गए। धीरज और नीरज की पत्नियां अपने पतियों को आता देख झपट कर उनके पास पहुंच गईं और बोली, क्या हुआ, कुछ बात बनी या नहीं। धीरज बोला, होना क्या था, वही हुआ जो होना चाहिए था। क्या मतलब, धीरज की पत्नी बोली, आप लोगों ने कर्म ही इतने अच्छे किए हैं कि दुनिया तुम्हारा गुणगान कर रही है। अब तुम्हारे कुकर्मों का फल हम सबको भुगतना होगा। तुम्हें तो भुगतना ही चाहिए, मगर साथ ही साथ हम और बच्चों को भी भुगतने होंगे। अरे आप हमें ले चलिए माँ जी के पास, हम माँ जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लेंगे। माँ जी हमें माफ़ कर देंगी और हम माँ जी को बहला फुसलाकर घर अपने नाम करा लेंगे। चुप रहो, तुम दोनों एकदम चुप रहो। अभी भी तुम दोनों अपने स्वार्थ के बारे में ही बात कर रही हो। अब आप लोग कृपा करके अपने बच्चों को उठाइए और अपने प्रिय मायके चले जाइए। आप उनकी बेटी हैं, अतः आपका ख्याल रखना उनका दायित्व है।
हमने अब तक अपने वचन निभाए, मगर आप लोगों ने एक बार भी उधर ध्यान नहीं दिया। अब वक्त आ गया है कि जो सुसंस्कार आपके माँ बाप ने बख्शे थे उन्हें अब उन्हीं पर लागू करिए, खुश हो जाएंगे। इतनी गुजारिश है कि जिस तरह तुम दोनों ने इस घर को बर्बाद कर दिया उस तरह वहाँ मत करना। और हाँ, अगर वहाँ तुम्हें घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बच्चों से भीख मंगवाना और तुम्हें भीख मांगने में शर्म महसूस हो तो घर घर जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन धोकर भी गुजारा हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा धंधा है और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि बर्तन कैसे धोए जाते हैं, कपड़े कैसे धोए जाते हैं और घर के अन्य काम भी कैसे किए जाते हैं। इतना कहकर धीरज ने नीरज और अपनी पत्नी को किराए भाड़े के पैसे पकड़ा दिए और कहा, आज से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। तुम लोग चाहो तो दूसरी शादी भी कर सकती हो। आवश्यक कागजातों पर हम दोनों हस्ताक्षर कर देंगे। और तुम्हारा क्या दोष जब हम उनके बेटे ही नालायक निकल गए तो। पत्नियों की सुख सुविधा के लिए हम सब कुछ जुटाते रहे, मगर कभी माँ ने 10 रुपए भी मांगे तो हाथ झाड़कर खड़े हो गए कि हमारे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो तुम्हें कहाँ से दें। तुम्हें याद है नीरज, एक दिन माँ ने कहा, बेटा मेरे पास बस 2 धोतियाँ हैं और वो भी कई जगह से फट चुकी हैं, सिर्फ एक धोती ला दो। तो पता है इन दोनों ने क्या कहा था, आपको कौन सी पार्टियों में जाना है, आप घर पर ही तो रहती हैं, फिर बेकार का खर्चा क्यों करवा रही हैं। मज़े की बात यह है कि इन महारानियों के पास 20 साड़ियाँ होने के बाद भी इनकी आज्ञा के अनुसार अगले 2 दिन बाद ही इनके लिए साड़ी लाई गई। इतना कहकर धीरज फूट फूट कर रो पड़ा। नीरज ने कहा, हमें भी अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। जिस धन दौलत के लिए हमने कभी माँ की कद्र नहीं की थी और जिन बीबियों और बच्चों के गुमान में हमने माँ के प्यार को ठुकराया था, उन बीबी बच्चों और धन दौलत सभी को त्याग कर वो भी अपने प्रायश्चित की ओर निकल पड़े। बच्चों की सिसकियाँ भी उन्हें नहीं रोक पाईं और उनकी पत्नी भी अपने बच्चे को लेकर मायके की तरफ निकल पड़ी। दोस्तों, जिस धन दौलत और बीबी बच्चों के अहंकार में बच्चे अपने माता पिता को ठुकरा देते हैं, बाद में एहसास होने पर उन्हें हाथ मलने के अलावा और कुछ साथ नहीं रह जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।